नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अब बमुश्किल कोई दिन गुजरता है जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की खबर न मिले। आज फिर पेट्रोल 35 पैसे बढ़ गया। देश के 11 राज्यों में इसकी कीमत 100 रुपए के पार हो गई। और जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो कई और चीजें भी महंगी होती हैं। दूध, सब्जियां, तेल, साबुन सब महंगा हो रहा है और सरकार सिर्फ दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है। तो क्यों नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही? तेल और गैस के दाम क्यों बेकाबू हो रहे हैं? इन सब पर शो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो दिल्ली का है। कायदे से बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने का। वीडियो में रेलिंग के साथ ताला लगाकर झाड़ू बांधी हुई है। आखिर इस हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में झाड़ू में ताला लगाकर रखने की नौबत क्यों आई? इस सवाल का जवाब दिया वहां मौजूद सफाई कर्मियों ने। बताया कि एक झाड़ू 100 रुपए की आती है, लोग झाड़ू चुरा ले जाते हैं, इसलिए बांध कर रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया लल्लन टॉप, आप ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये वीडियो हमें शर्मिंदा करता है। हम अपने आसपास अक्सर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। एटीएम के अंदर रखा सैनिटाइज़र लोग उठा ले जाते हैं, ट्रेन से कंबल चुरा ले जाते हैं, रेस्तरां से उनका छिड़कने वाला वो जो होता है काली मिर्च वो उठा ले जाते हैं, चम्मच ले आते हैं, गली या चौराहे पे लगा सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट है उखाड़ ले जाते हैं, सरकारी स्कूल का फर्नीचर उठा ले जाते हैं। और किसका नुकसान करते हैं? आपको लगेगा सरकार का, लेकिन सरकार ये पैसा हमसे और आपसे ही लेती है। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 46,617, ठीक हुए मरीजों की संख्या 59,384 और मौत का आंकड़ा 853। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। दूसरी सुर्खी बंगाल से है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने से भड़के बीजेपी विधायकों ने अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की। ऐसे में राज्यपाल को भाषण छोटा कर बीच में ही खत्म करना पड़ा। संबोधन खत्म होने के बाद राज्यपाल के जाने के साथ ही बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के अभिभाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं किया। चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार ममता बनर्जी सरकार की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार तय करती है, लिखती है, इसलिए इसमें हिंसा का जिक्र नहीं था। चुनावी हिंसा की बात आज कलकत्ता हाईकोर्ट में भी हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को सभी पीड़ितों के इलाज और राशन की व्यवस्था का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने बीजेपी नेता अभिजीत सरकार का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया, जिनकी कथित तौर पर टीएमसी नेताओं ने हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर हुए हमले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने जादवपुर के डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस देते हुए पूछा क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, पर क्या बंगाल की पुलिस पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करेगी? अगली सुर्खी कश्मीर से। आतंकियों के खिलाफ अभियान में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा के हंजिन राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के एक जवान को भी गोली लग गई, जो इलाज के दौरान शहीद हो गए। चौथी सुर्खी ड्रोन वाले हमलों से जुड़ी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में बीते 27 जून को ड्रोन देखा गया। भारत ने इस मसले की पाकिस्तान के सामने शिकायत की, सख्ती से इसके बारे में जानकारी दी और सुरक्षा में सेंध करार दिया। 27 जून को ही भारत के जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश हुई थी। आज सुबह भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास एक ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने इसे देखते ही फायरिंग की, जिसके बाद ये गायब हो गया, मतलब चला गया। पिछले 6 दिनों में जम्मू में कम से कम 9 बार संदिग्ध ड्रोन देखे जा चुके हैं। अगली सुर्खी राम मंदिर के चंदे विवाद को लेकर। अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर पिछले महीने जमीन खरीद में अनियमितता के आरोप लगे थे। इल्जाम की 2 करोड़ रुपए की जमीन को ट्रस्ट ने मिनटों के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अब मंदिर ट्रस्ट ने इस बारे में अपनी खुद ही जांच पड़ताल की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। दावा किया कि कोई गड़बड़ नहीं। इस मामले को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों की 3 दिन तक बैठक हुई। इसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 1 जुलाई को मीडिया से बात की और कहा, कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने खोजबीन की और कोई अनियमितता नहीं हुई। गिरी ने आरोप लगाने वालों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा ना तो गलत हुआ ना आगे होगा। तो इस तरह से एक बार और
मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ ठीक होने के दावे पेश किए गए। अगली सुर्खी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जब हम लल्लन टॉप शो रिकॉर्ड कर रहे थे। इससे पहले आज वो दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। खबर आई कि रावत ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को इस्तीफे की पेशकश वाला पत्र लिखा था। तीरथ सिंह रावत ने पत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164A के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। सूत्रों के मुताबिक इसी को आधार बनाकर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये इस्तीफे की असली वजह नहीं है। उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहती। एक तरह से तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने की भूल का सुधार पार्टी कर रही है। पर बीजेपी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उन्हें पता था कि तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधानसभा में उनके विधायकों का बहुमत है, तो उनमें से किसी को मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं चुना गया। और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी ने जब जब ताश के पत्तों की तरह 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को फेंटा है, तब तब उन्हें इस रणनीतिक गलती की सज़ा चुकानी पड़ी है। अब दिलचस्प है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ जब उत्तराखंड के चुनाव होंगे तब बीजेपी किस चेहरे को आगे करके बढ़ेगी। इसमें जो भी अपडेट होंगे हम आपको लल्लन टॉप के रेगुलर न्यूज़ वीडियोज़ में बताते रहेंगे। ये थी सुर्खियाँ। अब चलते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो से करेंगे। वीडियो पुराना है, इसके मायने नए हैं, सुनिए। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। 2015 में दिल्ली की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके आने पर पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, वो नसीब वाले हैं। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोग प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो खोजकर याद दिला रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले के वो नारे भी याद दिलाए जा रहे हैं जब बीजेपी ने सत्ता में आकर महंगाई पर मार करने की बात कही थी। लेकिन 7 साल बाद ये चीजें अब उल्टी दिशा में जाती दिख रही हैं। हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध या फल सब्जियां सब महंगा। आंकड़ों को तौले हैं तो पिछले 3 महीने में रोजाना उपयोग की चीजों के भाव 3 से 42% तक बढ़े हैं। सब्जी बनाने का तेल महंगा हो गया, पीने की चाय की पत्ती महंगी हो गई, नहाने का साबुन महंगा। आप जिस भी चीज का नाम लेंगे उसके भाव पहले से बढ़ गए और महंगाई पर मार करने वाले चुप्पी साध गए। कुछ नीतिगत फैसलों से ये महंगाई काबू हो सकती है। थोड़े से विश्लेषण से समझ आ सकता है कि सरकार सिर्फ दूर खड़ी महंगाई को बढ़ते देख रही है या उसमें योगदान कर रही है और ये महंगाई कैसे सीधे गरीब की कमर तोड़ रही है। रसोई गैस से महंगाई के मॉडल को समझते हैं। आपको इंटरनेट पर कितने ही पुराने वीडियो मिल जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए रसोई गैस की अहमियत समझाई थी। मई 2016 में केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना शुरू की, गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की योजना। 8 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना में गैस कनेक्शन दिए जाने का श्रेय कितनी ही बार चुनावी मंचों से लिया गया। अच्छी बात है, देश के गरीबों को रसोई गैस के चूल्हे मिले, कनेक्शन मिले। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिए डेटा के हिसाब से देश में 95% घरों में गैस का कनेक्शन है, यानी देश के लगभग हर घर में गैस का सिलेंडर है। और इसलिए जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो देश के लगभग हर घर पर 95% घरों पर उसका बोझ पड़ता है। 1 जुलाई से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए। दिल्ली में अब एलपीजी का 14.2 किलो वाला सिलेंडर 834 रुपये 50 पैसे का हो गया। पहले बिना सब्सिडी वाले एक सिलेंडर के 809 रुपये लगते थे। पिछले 6 महीने में रसोई गैस के सिलेंडर पर 140 रुपये बढ़ गए हैं और अगर 7 साल का हिसाब निकालें तो गैस के दाम दोगुने हो गए हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि मार्च 2014 में एलपीजी सिलेंडर के रेट 410 रुपए थे। अब सिलेंडर 834 का मिलता है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। सरकार इस महंगाई को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के जिम्मे डालकर बचने का रास्ता खोजती है, लेकिन बढ़ी कीमतों पर सब्सिडी वाली राहत देना भी तो सरकार का ही काम है। ये बात सही है कि एलपीजी गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती हैं। देश में आधी से ज्यादा रसोई गैस बाहर से आयात होती है। गैस के भाव इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के फॉर्मूले से तय होते हैं। इस फॉर्मूले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के भाव के साथ ही समुद्री किराया, पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब मिलाकर डॉलर में रेट तय होता है। डॉलर वाले रेट को फिर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कर रेट निकाला जाता है और इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में गैस पहुंचाने का किराया भाड़ा, सिलेंडर में भरने का खर्चा, डीलर का कमीशन और जीएसटी, ये सब जोड़कर प्रति सिलेंडर का रेट निकालते हैं। तो अगर इसमें डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी कंपनियां एलपीजी के दाम बढ़ाती हैं। दाम बढ़ने पर भी जनता को कम कीमत पर रसोई गैस मिले, इसके लिए सब्सिडी सरकार देती थी, जो अब लगभग बंद हो गई है। नियम के मुताबिक सिर्फ 10 लाख से ज्यादा कमाई वाले करदाता या जिन्होंने सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी उन्हें ही नहीं मिलनी चाहिए, बाकी सब सब्सिडी के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने चुपके से लगभग सबके लिए ही सब्सिडी बंद कर दी। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि सब्सिडी बंद नहीं हुई। टेक्निकली बात सही है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रही और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने बजट में रसोई गैस और केरोसिन पर 40,915 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए रखे। इस साल 14,000 करोड़ ही रसोई गैस और केरोसिन पर सब्सिडी के लिए रखे गए, यानी सरकार एलपीजी में टैक्स बढ़ाकर नहीं कमा सकती तो सब्सिडी घटाकर पैसा बचा रही है। इसीलिए जब कंपनियां गैस पर दाम बढ़ाती हैं तो सीधे आम लोगों की जेब से निकलता है। रसोई गैस का मामला भी लगभग डीजल और पेट्रोल की तरह बाजार के हवाले हो गया है। अब पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। लगभग हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 10 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार। सत्ता पक्ष के नेता इसे सही ठहराने वाले तर्क देते हैं। कोई कहता है तेल महंगा हो गया तो साइकिल से चलना चाहिए, कोई तेल के दाम बढ़ने को पिछली यूपीए सरकार की गलती बताता है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिम्मा राज्यों पर डाल दिया। कहा कि केंद्र का टैक्स तो फिक्स है, राज्य बढ़ाते रहते हैं। सुनिए। The center levies a fixed amount, it's not ad valorem, whereas states, the rate increases as the price increases as well because theirs is ad valorem. Other than that, in this budget, there was an agricultural infrastructure development cess. And in today's context, of course, all of us are aware, the per barrel price in dollar terms has also gone up over and above 75-76 rupees, $75-76 per barrel. So this issue of fuel price is fairly layered. Center and states will have to be talking about. पूछने को वित्त मंत्री से ये पूछा जा सकता है कि ज्यादातर राज्यों में तो एनडीए की ही सरकार है। उन राज्यों से वैट कम करवाकर वो मिसाल क्यों नहीं देते ताकि दूसरे जो गैर भाजपा राज्य हैं उन पर दबाव बने। ये सही बात है कि कई राज्यों ने वैट बढ़ाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। केंद्र की सरकार अभी 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है। डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। ये टैक्स कितना बढ़ा, 3 साल पुराने आंकड़ों से तुलना करें तो समझ में आ जाएगा। 2018 में पेट्रोल पर 17 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी और डीजल पर 13 रुपए 83 पैसे। अब डीजल पर 2.5 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। इसका असर केंद्र की कमाई पर भी दिखता है। पेट्रोलियम मंत्री ने संसद को बताया था कि 2013 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार की कमाई 52,573 करोड़ थी और 2019-20 में ये बढ़कर 2,13,000 करोड़ हो गई और 2020-21 के सिर्फ 11 महीने में कमाई बढ़कर 2,94,000 करोड़ हो गई। यानी सरकार ने 7 साल में पेट्रोल डीजल से अपनी कमाई 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा ली। 2 साल पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम थी तो सरकार ने टैक्स बढ़ाए ताकि लोगों को फायदा मिलने के बजाय टैक्स से सरकार की तिजोरी भरे। तब उम्मीद ये लगाई गई कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगी तो सरकार टैक्स घटा देगी ताकि जनता पर बोझ ना आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार को तेल से कमाई का चस्का लग गया। कोरोना आने से सरकार को टैक्स बढ़ाने की नई वजह मिल गई। अब केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें कोरोना से नुकसान का तर्क देकर तेल पर जनता की जेब से पैसा निकाल रही हैं और सवाल ऐसे में उठता है कि क्या सरकार के पास अपना घाटा पाटने का यही एक जरिया है।
कोरोना से अर्थव्यवस्था को नुकसान तो दुनिया के और भी देशों में हुआ, लेकिन वहां जनता पर बोझ डालने के बजाय आर्थिक मदद दी गई। हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दुनिया के लिए मॉडल। वहां कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, यानी गरीबों के बजाय वसूली अमीरों से हो रही है। बाइडेन सरकार ने अगले 15 साल में कॉरपोरेट टैक्स से कमाई $2.5 अरब बढ़ाने का प्लान तैयार किया, लेकिन भारत में उल्टा है। कॉरपोरेट टैक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर छूट दी गई थी और इसके बजाय पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाकर गरीब और मध्य वर्ग की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। अगर सरकार अपना खर्चा काबू नहीं कर पा रही तो इसमें दोष सरकार की आर्थिक नीतियों का माना जाए या जनता का। पेट्रोल डीजल को सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती कि जब मन हुआ टैक्स बढ़ा दिया। उम्मीद है कि केंद्र और राज्य की सरकारें इस गरीब जनता पर तरस खाएंगी, जिनकी कमाई और नौकरियां पहले ही कोरोना और लॉकडाउन ने छीन ली हैं और अब महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। आज के शो में इतना ही। आखिर में एक सूचना, लल्लन टॉप की एक टीम मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या पर कवरेज के लिए गई थी। सोयाबीन किसानों की जमीनी हकीकत पर लल्लन टॉप की रिपोर्ट आप शनिवार रात 9 बजे हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर और फेसबुक पर जरूर देखें। और आप में से कई लोग जो शिकायत करते हैं कि आंदोलन करने पर ही किसानों की बात क्यों सुनी जाती है, उससे इतर क्यों नहीं, उस शिकायत को दूर करने का ये वक्त है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप न सिर्फ इस ज़मीनी हकीकत के एपिसोड को देखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। ये पहले पीला सोना कहलाती थी, क्योंकि उत्पादन बहुत होता था। पिछले विगत सालों के मुकाबले उत्पादन भी बहुत घट गया है और लागत भी दोगुना हो गई है। बीज बारिश के कारण भी खराब हो गया। सबसे प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की सोयाबीन और यहाँ के किसान बीज के लिए परेशान हैं। इसका मतलब है कि आप बाजार से महंगा बीज भी खरीदें, उसके बावजूद आपकी फसल अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं। मुख्य गलती किसान की रहती है, वो बीज का चयन जो करता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। किसान कांटे की खेती क्यों करें? दूसरा विकल्प नहीं है अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी किसानों पे निर्भर है। जिस मध्य प्रदेश को सोयाबीन ने सोया स्टेट का दर्जा दिया, वहाँ के किसान आज तरस रहे हैं सोयाबीन के बीज के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी क्राइसिस डेवलप हुई है सोयाबीन के बीजों की। इस पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप आगे देखने वाले हैं। आप में से कई दर्शक ये शिकायत भी करते हैं कि अब हमें अपने फेसबुक और यूट्यूब की फीड पर लल्लन टॉप शो नहीं दिखता है। ये फेसबुक की या यूट्यूब की एल्गोरिदम है, हम वो तो नहीं बदल सकते, पर आपसे हमारा पक्का नाता है। तो आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि जब कभी आपको अपनी फीड पर ना दिखे तो आप हमारे यूट्यूब के होम पेज पर जाएं या फेसबुक पर जाएं, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी शो अपलोड हो आपको पता चल जाए। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप लल्लन टॉप की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको शो लगातार दिखेगा भी और उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जब आप लोग शो को खूब संख्या में देखते हैं तब हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप लोगों के लिए रिसर्च करके जो हम चीज़ें पेश कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव नज़रिए के साथ, वो आप तक भरपूर पहुंच रही हैं। तो अब आपकी साथ देने की बारी है और वीकेंड शुरू हो रहा है। मॉनसून की आमद भी देश में ज़्यादातर जगहों पर हो गई है। इसका आनंद उठाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी खूब ख्याल रखें। चलता हूँ अब। अपना और अपनों का हमेशा की तरह भरपूर ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताने की कोशिश करिए। शुभ रात्रि।